आज की वीडियो में मांग के निर्धारक तत्व या मांग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मांग की परिभाषा देखते हैं। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दिए हुए समय में किसी दिए हुए मूल्य पर मांगी जाती है। मांग की दूसरी परिभाषा है, मांग से अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो किसी बाजार में निश्चित अवधि में उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न मूल्यों पर या विभिन्न आय स्तरों पर तथा संबंधित वस्तुओं के विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाती है। तो ये मांग की मुख्य परिभाषाएं हैं। अब हम देखेंगे मांग को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं जिसके कारण मांग कम या ज़्यादा होती है। तो मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है वस्तु की उपयोगिता, दूसरा आय स्तर, तीसरा धन का वितरण, चौथा जो मांग का निर्धारक तत्व है वो है वस्तु की कीमत, फिर है रुचि और फैशन, अगला है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा, सातवां जो निर्धारक तत्व है यह है जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन, और आठवां है स्वाद या पसंद में बदलाव। इसी तरह से नवा है व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, अगला बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या, फिर है ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती हैं, एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। तो ये सब मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। इसमें सबसे पहला है वस्तु की उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब है आवश्यकता पूर्ति की क्षमता। एक दी गई समयावधि में वस्तु की मांग का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति की वस्तु में कितनी क्षमता है। अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं की मांग अधिक होगी तथा इसके विपरीत कम उपयोगिता वाली वस्तु की मांग कम होगी। हम अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं और जब उनकी उपयोगिता कम है किसी वस्तु की तब हम उसकी मांग नहीं करते। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है ये है आय स्तर। आय स्तर का मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी उसकी मांग भी उतनी अधिक होगी। अगर उपभोक्ता की आय कम है तो मांग का स्तर कम हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की आय 50,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई तो वो पहले से अधिक वस्तुओं की मांग करेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर उसकी आय 50,000 रुपये से कम होकर 25,000 रुपये हो जाएगी तो वो वस्तु की कम मांग करेगा। इसका मतलब अगर आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग ज़्यादा करेंगे। आय कम हो जाती है, आय अगर कम हो जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग कम करेंगे। तो इस तरह से आय का स्तर जो है ये सीधे सीधे मांग को प्रभावित करता है। तीसरा है धन का वितरण। समाज में धन का वितरण किस तरह है ये मांग को प्रभावित करता है। समाज में धन के वितरण का मांग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज में धन और आय का वितरण यदि असमान है तो धनी वर्ग विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे। जैसे जैसे समाज में धन का वितरण समान होता जाएगा वैसे वैसे धनी वर्ग की संख्या कम होती जाएगी। धनी वर्ग की संख्या कम हो जाने से विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और धन का वितरण समान होने से मध्यम वर्ग बढ़ जाएगा। मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि होने से समाज में आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से धन का वितरण अगर समान हो जाता है विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और आरामदायक और आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि धनी वर्ग की संख्या कम हो जाएगी। अगला है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मुख्य कारक है जो मांग को प्रभावित करती है।
वस्तु की कीमत का मांग पर प्रत्यक्ष या सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु की मांग अधिक होगी। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी। मान लीजिए गर्मियों में कूलर की कीमत 20,000 से कम होकर 10,000 हो गई है, तो लोग अब अधिक कूलर की मांग करेंगे। और अगर कूलर की कीमत बढ़ गई है, 20,000 से 30,000 रुपया हो गई, तो अब लोग क्या करेंगे? कूलर की मांग कम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मांग पर कीमत का सीधा असर पड़ता है। कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा लोग वस्तु खरीद पाएंगे। अगर वस्तु की कीमत कम हो गई तो उपभोक्ता बढ़ जाएंगे, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई, अब वस्तु को खरीदने वाले कम लोग रह जाएंगे। तो इस तरह से वस्तु की कीमत का मांग पर सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। फिर है रुचि और फैशन। रुचि और फैशन मांग को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, प्रचलित फैशन आदि का प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु विशेष का समाज में फैशन होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाने पर उन वस्तुओं की मांग भी कम हो जाएगी। यदि लाल रंग के कपड़े फैशन में है तो लाल रंग के कपड़ों की मांग बाजार में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से उपभोक्ताओं की रुचि और फैशन और उनकी आदत जो है, ये मांग को प्रभावित करती हैं। और वर्तमान समय में जो फैशन है उस तरह की वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और अगर फैशन से बाहर हो जाती हैं वस्तुएं तो उनकी मांग तुरंत गिर जाती है। तो वस्तुओं की रुचि, उपभोक्ताओं की रुचि और उपभोक्ताओं की जो फैशन है और उनकी आदत है, ये मांग को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। फिर है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। हालांकि वस्तु की कीमत मांग की मात्रा को प्रभावित करती है, लेकिन यह भी सच है कि भविष्य की कीमत के बारे में अपेक्षाएं मांग को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोग सुनते हैं कि शहर में लॉकडाउन लगने वाला है 2-3 महीने के लिए, तो वो क्या करेंगे? ज़रूरत की वस्तुओं का स्टॉक घर में जमा कर लेंगे, जिससे मांग बढ़ जाएगी। अगर लोगों को पता चलता है कि भविष्य में कॉफ़ी जैसी अच्छी चीज़ की कीमत बढ़ने की संभावना है, तो वो कॉफ़ी की मांग अधिक कर देंगे। सरकारी नियंत्रण, दैवीय आपदाओं की आशंका, युद्ध संभावनाएं, अनेक अप्रत्याशित और प्रत्याशित कारक जो हैं, ये वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। अगर युद्ध की संभावना होती है तो लोग क्या करते हैं? आवश्यकता की वस्तुओं की मांग बहुत अधिक कर देते हैं और अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं, जिससे युद्ध होने पर उनको उन वस्तुओं का अभाव न झेलना पड़े। तो भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा जो है, ये मांग को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसी तरह से जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन से मांग प्रभावित होती है। जनसंख्या संरचना में परिवर्तन से मतलब है, अगर समाज में बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ जाती है या बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, तो उस समय मांग अलग अलग तरह से प्रभावित होती है। अगर किसी समाज में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा? ट्राईसाइकिल और डे केयर जैसी सुविधाओं और की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर जिस समाज में बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या बढ़ते जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा? नर्सिंग होम ज़्यादा खुलेंगे। इसी तरह से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसकी मांग ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जनसंख्या के जो संरचना है, इसमें परिवर्तन होने पर मांग जो है ये प्रभावित होती है। इसी तरह से जहाँ समाज में युवाओं की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर मशीनरी की मांग बढ़ेगी, कंप्यूटर की मांग बढ़ेगी।
इसी तरह से देखिए, स्वाद में परिवर्तन मांग को प्रभावित करता है। स्वाद या पसंद में बदलाव मांग को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे भारत में मोमो, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा की मांग दिन पर दिन बढ़ रही है। इस तरह के बदलाव बड़े पैमाने पर स्वाद में बदलाव के कारण होते हैं, जो हर कीमत पर अच्छी मांग की मात्रा को बदलते हैं। तो इन वस्तुओं की मांग या फास्ट फूड की मांग बढ़ने के बहुत से कारण होते हैं। तो इनमें से एक कारण है स्वाद में और पसंद में बदलाव मांग को बहुत अधिक प्रभावित करता है। स्वाद में बदलाव के कारण भारत में जो है फास्ट फूड की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो इस तरह से कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है स्वाद में परिवर्तन होने पर, और कुछ वस्तुओं की मांग पहले की अपेक्षा गिर जाती है। इसी तरह से देखिए, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन मांग को प्रभावित करता है। व्यापार की कौन सी दशाएं होती हैं? मुद्रास्फीति की स्थिति और मंदी की स्थिति। मुद्रास्फीति या तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमत के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जबकि मांग के नियम के अनुसार क्या होता है, अगर कीमत बढ़ती है मांग कम हो जाती है। लेकिन मुद्रास्फीति की स्थिति में क्योंकि मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमत बढ़ने पर भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर मंदी की स्थिति है तो उस स्थिति में क्योंकि मौद्रिक आय में कमी हो जाती है और मूल्य स्तर कम भी हो जाता है, तब भी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, क्योंकि लोगों की आय के स्रोत कम हो जाते हैं। मंदी काल की स्थिति में अगर आय स्रोत कम हो जाएंगे तो उनका क्रय शक्ति कम हो जाएगी। क्रय शक्ति कम होने से क्या होगा, मूल्य गिरने पर भी वस्तुओं की मांग में कमी रहती है। तो इस तरह से तेजी काल में मौद्रिक आय बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जबकि मंदी काल में मौद्रिक आय कम होने से वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। तो ये व्यापार की दशाओं का प्रभाव है मांग पर। फिर बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा है तो क्या होगा, मांग ज़्यादा होगी। उपभोक्ताओं की संख्या कम है तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी। जैसे ही अधिक या कम उपभोक्ता बाजार में प्रवेश करते हैं, इसका सीधा प्रभाव उस उत्पाद की मात्रा पर पड़ता है जिसे उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक और सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, एक कॉलेज के पास स्थित एक फास्ट फूड की दुकान में अधिक मांग होगी उस समय जब कॉलेज खुले रहेंगे। इस प्रकार कॉलेज टाइम में उच्च बिक्री होगी या मांग अधिक होगी। लेकिन गर्मियों में जब कम छात्र रहते हैं या कॉलेज बंद रहता है तो उनके उत्पाद की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या में बहुत कमी आ गई है। तो इस तरह से बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या मांग को प्रभावित करती है। इसी तरह ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन मांग को प्रभावित करते हैं। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे ठंड का मौसम आने पर कीमत बढ़ने पर भी गर्म कपड़ों की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से बारिश का मौसम आने पर छाते और रेनकोट की मांग कीमत बढ़ने के बावजूद बढ़ जाती है। गर्मी का मौसम आने पर पंखा, कूलर, एसी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक की मांग बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब ठंड के दिन होते हैं तो उस समय पंखे, कूलर, एसी इनकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग उस समय उसकी मांग नहीं करते हैं। तो ऋतु और मौसम में परिवर्तन जो है ये वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और मौसम परिवर्तित होने पर कुछ वस्तुओं की मांग गिर जाती है। जैसे गर्मी के मौसम में ऊनी वस्त्रों की कीमत कम होने के बावजूद मांग कम हो जाती है। अगला है संबंधित वस्तुओं की कीमतें।
अब संबंधित वस्तुएं कौन सी हैं? ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग दूसरी वस्तुओं की मांग तथा दूसरी वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती हैं। ऐसी वस्तु को दो भागों में बांट सकते हैं। ये कौन कौन सी हैं? पहला है स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरी है पूरक वस्तुएं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी मांग दूसरी वस्तुओं की मांग पर और दूसरी वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर करती हैं। तो इस स्थिति में हम वस्तुओं को दो भाग में बांट सकते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। सबसे पहले हम देखेंगे स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? देखिए, यदि वस्तु का मूल्य पूर्ववत बना रहे किंतु उसकी स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो मुख्य वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि स्थानापन्न वस्तु का उपयोग करने वाले उपभोक्ता भी मुख्य वस्तुओं का उपयोग करने लगेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स अधिक उपलब्ध होते जा रही हैं, जो पारंपरिक बुक्स हैं उनकी मांग कम होते जा रही है। इसी तरह से देखिए, कुछ समय से टैबलेट कंप्यूटरों की कीमत में गिरावट आई है और मांग की मात्रा बढ़ी है। क्योंकि लोग टैबलेट खरीद रहे हैं, इसलिए लैपटॉप की मांग में कमी आ गई है। एक स्थानापन्न वस्तु की उच्च कीमत का विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग को उसी दिशा में प्रभावित करेगा। जैसे कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की स्थानापन्न वस्तु क्या है? चाय। तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अब कॉफ़ी कम खरीदेंगे, कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई है तो चाय की कीमत कम नहीं भी हो रही, उतनी ही है, तब भी चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी उसी की जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से स्थानापन्न वस्तुएं मांग को प्रभावित करती हैं। पूरक वस्तुएं भी एक दूसरे की मांग को प्रभावित करती हैं। पूरक वस्तुओं का मतलब ऐसी वस्तुएं जो साथ साथ उपयोग में लाई जा रही हैं, जैसे ब्रेड, बटर है, कार और पेट्रोल है। ये जो है पूरक वस्तुएं होती हैं। पूरक जिसका अर्थ है सामान अक्सर एक साथ उपयोग किए जाते हैं ऐसे सामान, क्योंकि एक की खपत दूसरे की खपत को बढ़ाती है। जैसे अगर मान लीजिए ब्रेड की कीमत कम होने पर पूरक वस्तु मक्खन की मांग भी बढ़ जाएगी। यदि कार का मूल्य बढ़ जाता है तो कार की मांग कम हो जाएगी। कार की मांग कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा? पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। चाहे पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि ना हो रही हो तब भी पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि ये पूरक वस्तुएं हैं। अगर कार की मांग कम होगी तो लोग पेट्रोल की भी मांग कम करेंगे। इसी तरह से ब्रेड की कीमत अगर कम हो जाएगी तो ब्रेड लोग ज़्यादा खरीदेंगे, उपभोक्ता बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा? मक्खन की भी डिमांड बढ़ जाएगी, मक्खन की भी मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह से देखिए, गोल्फ क्लबों की कीमत अगर बढ़ती है तो गोल्फ क्लबों की मांग गिरती है। अब जैसे ही गोल्फ क्लबों की मांग गिरती है, जो गोल्फ की बॉल होती हैं, क्योंकि वो पूरक वस्तु है, उसकी मांग भी कम हो जाती है। तो इस तरह से पूरक जिसका अर्थ है कि सामान अक्सर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं।